हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर देसी गुरुजी। आपके गुरुजी वापस हैं आपके सामने, वापस से उसी चैप्टर के साथ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। हम लोगों ने क्या क्या देख ली? बैलेंसिंग देख लिया, स्टिक्योमेट्री देख लिया, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, बैलेंसिंग की जरूरत क्या है, सब देख लिए, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। फिर से बोलूंगा, डू नॉट मिस द क्वेश्चंस, राइट, डू देम ओवर एंड ओवर अगेन। क्वेश्चंस जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सको करो, ठीक है। असली बात क्वेश्चंस में ही है। थियरी थोड़ा कम होगा चलेगा, बट क्वेश्चंस मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं इस बात पर बार बार जोर दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वीडियो में 2 क्वेश्चंस तुम लोगों को दिया था करने को, ठीक है। इस वीडियो में उन दोनों का एक्सप्लेनेशन बता दूंगा लास्ट, ठीक है। इतनी सारी चीजें देखने के बाद अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में फिलहाल देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस के टाइप, रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, सब कुछ, ठीक है। तो एकदम कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, राइट, टाइटन योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स स्टार्ट, ठीक है। So what we are going to study is types of chemical reactions, right? 4 टाइप्स होते हैं मेनली। जरूरी नहीं है कि 4 ही टाइप्स हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आप किस आधार पे रिएक्शंस को क्लासिफाई कर, राइट। अगर हम लोग अ, किसी भी जैसे किसी मटेरियल्स को हम लोग बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ना। अगर एक तरीके से देखा जाए तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हम पर डिपेंड करता है ना कि हम किस बेसिस पर उसे क्लासिफाई कर रहे हैं, उसे ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो अलग अलग बेसिस पे आपको अलग अलग टाइप्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल जो सबसे कॉमन सा बेसिस है कि रिएक्टेंट्स कितने हैं और प्रोडक्ट्स कितने हैं, उनके बीच में क्या हो रहा है, उसके आधार पे जो हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग मेनली 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखते हैं। और भी टाइप्स होते हैं पर उनका बेसिस अलग है, ठीक है। जैसे 2 टाइप्स और बताऊंगा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, राइट। उनका बेसिस क्या है? हीट का एक्सचेंज, राइट, हीट दिया जा रहा है या वापस मिल रहा है, इनका बेसिस अलग है, ठीक है। तो अगर एग्जाम्स वगैरह के लिए पूछा जाए तो आप मेनली इन्हीं पर ध्यान देना। चाहो तो और भी लिख स्पेसिफाई कर सकते हो, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा किसका बेसिस अलग है, या क्वेश्चन हो सकता है उसी आधार पे पूछ रहा हो, तब आपको फिर वो वाला क्लासिफिकेशन बताना हो, ठीक है। तो मेनली यही 4 है, हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं, right? और ये 4 क्या है? पहला टाइप आपका क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम सही समझ में आ रहा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या हो रहा होगा? कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? रिएक्टेंट्स का। अगर आप इस सीरीज के रेगुलर वॉचर हो, शुरू से ये वीडियो देख रहे हो, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो आपको अभी तक पता भी चल चुका होगा, मैं 2-3 बार पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। एनीवेज हम लोग ये फिर से देखेंगे, ठीक है। दूसरा टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन, कॉम्बिनेशन का उल्टा, डीकंपोजिशन, ठीक है। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट होता है और एक डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, हम लोग वो भी देखने वाले हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ही बात है, बस चीजें हल्की सी अलग है, बाकी सब एक ही है। तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, वो देखेंगे, ठीक है। अच्छा, वो तो नीचे लिखा है, यही बात, ठीक है। हम लोग फिर से देखेंगे, बात दोनों में बराबर ही है, चीज एक ही है, बस एक में एक ही बार डिस्प्लेसमेंट होगा, एक में 2 जगह होगा, ठीक है, दैट्स ऑल। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके तो हम लोग सबको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक। नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब चीजों का जुड़ना, राइट। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन उन रिएक्शंस को बोलते हैं व्हेन टू और मोर देन, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा। नॉर्मली हम लोग 2 ही लेते हैं, राइट, नॉर्मली हमारा काम 2 में ही चल जाता है, ठीक है। तो व्हेन 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स या सब्सटेंस है, अब जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही तो रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स तो याद है ना, रिएक्टेंट्स एरो के लेफ्ट साइड लिखते हैं और प्रोडक्ट्स राइट साइड, ठीक है। तो 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन या रिएक्ट
to form a single प्रोडक्ट। उसे इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाए, जुड़ जाएंगे तो फिर एक ही हो जाएंगे ना, राइट? तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दैट्स इट। एग्जांपल्स की बात करें तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, H2। H2 क्या है? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस? हाइड्रोजन गैस, फैंटास्टिक। So this is hydrogen gas and this is oxygen gas। दोनों जब रिएक्ट करता है तो क्या बना? वाटर, H2O। ठीक है, हम लोगों ने ये सीखा है कि जब भी रिएक्शन लिखेंगे तो उसे बैलेंस भी कर देंगे, राइट? तो कर देते हैं। पहले तो फिजिकल स्टेट्स मेंशन कर दो, गैस, ये भी गैस और ये लिक्विड, राइट? कैसे होगा बैलेंस? दो ऑक्सीजन है, उधर भी दो होना चाहिए तो 2 कर दिया। 4 हाइड्रोजन हो गया तो इधर भी 4 कर देंगे, हो गया। अच्छा, हो गया बैलेंस, राइट? इसमें हमें क्या दिख रहा है कि दो रिएक्टेंट्स है, एक प्रोडक्ट है। इसका क्या मतलब निकल रहा है? रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं ना, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। आप ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। अगर H2 को, हाइड्रोजन गैस को तुम क्लोरीन गैस Cl2 के साथ रिएक्ट करवाते हो तो हमें मिलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बन रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन गैसेस के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, बैलेंस कर दो, 2 लगा दो, दो एटम्स दोनों के इधर भी इधर भी, राइट? तो दोनों रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं ना, जुड़ रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, आप सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा सकते हो, राइट? सोडियम मेटल, क्लोरीन गैस, ये बनाएगा कॉमन सॉल्ट NaCl, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स भरे पड़े हैं। तुम जितने भी रिएक्शन देखोगे जिसमें आपने रिएक्टेंट्स तो दो ही लिया था, प्रोडक्ट एक मिला, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। कुछ ये रिएक्शन तो हुए ही, कुछ रिएक्शंस हैं जो कि ध्यान देने वाले, राइट, जिन्हें हमें याद रखना जरूरी है। जैसे अभी तक कभी ना कभी तो ये पढ़ा ही होगा कि जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, तो उसमें कौन सा गैस रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? और ये गैस हमें कैसे पता कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है? ठीक है, कुछ तो तरीका होगा। तो फर्स्ट वीडियो में ही शायद आप लोग को बताया था कि अलग अलग गैसेस के अलग अलग कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हैं तो पॉप साउंड आता है, ये उसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, राइट? इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या था? उसे हम लोग लाइम वाटर से पास करवाते हैं, राइट? अब ये लाइम वाटर क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, हमारे पास एक चीज होता है कॉल्ड एज क्विक लाइन। क्विक लाइन, ये क्या है आपका? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम आयन क्या होता है? Ca2+ और ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन होता है O2-। एक आयन के पास दो पॉजिटिव चार्ज है और एक ऑक्साइड आयन के पास दो नेगेटिव चार्ज है ना। तो दोनों अगर एक एक जुड़ जाए तो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सा मॉलिक्यूल? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कॉमन नेम क्विक लाइन। ठीक है, चूना समझते हो ना, चूना पत्थर, यही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर से, H2O, पानी। ठीक है, तो फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH2, राइट? क्या हुआ? क्विक लाइन, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला गया, उनके बीच में रिएक्शन हुआ, क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्टेंट्स कितने लिए थे? 2, प्रोडक्ट कितना मिला? 1। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, राइट? इसे तुम चाहो तो बैलेंस भी कर लो, चाहो क्या बैलेंस कर ही लिया करो। एक कैल्शियम इधर भी है, एक कैल्शियम इधर भी है, ऑलरेडी बैलेंस। दो हाइड्रोजन इधर है, दो इधर है, और दो ऑक्सीजन इधर है, दो इधर भी है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड, राइट?
ये जो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम है स्लेकेड लाइम। क्या है? स्लेकेड लाइम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम स्लेकेड लाइम है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है, ये जो भी हम लोगों ने करवाया, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब आगे बताऊंगा डिटेल में, फिलहाल इतना समझो कि हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, हीट निकल रहा है बाहर। इनफैक्ट ये इतना हाईली एक्सोथर्मिक होता है ना कि अगर, वैसे शायद तुम लोगों ने देखा नहीं होगा कभी, पर अगर कभी देखा हो कि पहले के जमाने में ना घर का व्हाइट वॉशिंग करते थे। ठीक है, तो व्हाइट वॉशिंग में इसी का यूज करते थे, क्विक लाइम का। तो उससे पानी में मिक्स करते थे पहले उसका सोल्यूशन वगैरह रेडी करने के लिए। तो जैसे ही वो चूने का जो पत्थर होता है जो कि क्विक लाइम है, उसे पानी में डालते थे ना, पानी तुरंत उबलने लगता था, खौलने लगता था, इतना हीट रिलीज होता है। आ रही है बात समझ में? तो दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। जिस वाटर में करते हैं ना उसको तुरंत खौलने लगता है, उसे अच्छे खासे समय के लिए छोड़ना पड़ता है ताकि वो ठंडा हो, और तब जाकर फिर उसका यूज करें हम लोग। राइट, जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। राइट, तो ये रिएक्शन हुआ आपका स्लेकेड लाइन फॉर्म हुआ। इसी CaOH होल टू के का ही अगर हम लोग सस्पेंशन बनाते हैं, ठीक है, ये उसका सोल्यूशन है सिंपल सा। राइट, बट इसका अगर सस्पेंशन बना दिया जाए, ठीक है, मैं ये सस्पेंशन वर्ड जानबूझकर यूज कर रहा हूँ, ऐसे यूज नहीं कर, इसका अगर सस्पेंशन बना दिया जाए तो उस चीज को फिर हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, जो कि है मिल्क ऑफ लाइम। आई बात समझ में? मिल्क ऑफ लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन है। ठीक है, सोल्यूशन था वो स्लेकेड लाइम, वो नॉर्मल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कुछ नहीं। लेकिन इसका जो सस्पेंशन होगा उसका एक स्पेशल नाम है मिल्क ऑफ लाइम। ये नाम जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब क्या मैं कर रहा हूँ कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यही आपका लाइम वाटर बन गया। ठीक है ना, ये अगर पानी में उसका सोल्यूशन रेडी है तो वो आपका लाइम वाटर बन गया। तो अब अगर इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो कि लाइम वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम लोग ब्लो आउट करते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करता है, वो जाकर लाइम वाटर में इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का भी फॉर्मूला है। ठीक है, वो व्हाइट कलर के जो मटेरियल्स होते हैं, वैसे मार्बल वगैरह का फॉर्मूला यही है, मार्बल ही। राइट, और अगर ध्यान से देखो तो ये एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। कार्बन तो नॉन मेटल ही है ना, तो ये एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉर्मली, जनरली जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, वो एसिडिक होते हैं। राइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कार्बन मोनोऑक्साइड CO न्यूट्रल होता है। एक्सेप्शन, जहां आई केमिस्ट्री वहां आया एक्सेप्शन, ये कहावत सुना ही होगा। राइट, तो दिस इज नॉन मेटलिक ऑक्साइड, ये एसिडिक है जैसा कि नॉर्मली होना चाहिए। मेटलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। लेकिन कार्बन का ही जो दूसरा ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, एक्सेप्शन है। राइट, खैर उससे भी ज्यादा मतलब नहीं है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कि बेस से, वीक बेस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बना रहा है एक सॉल्ट, साथ में ऑब्वियसली वाटर भी बनेगा। राइट, पर हमें इससे क्या मतलब है कि ये बहुत फेमस रिएक्शन है, आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स। राइट, और इमीडिएटली क्या होगा, जो सोल्यूशन रेडी हुआ उधर प्रोडक्ट साइड में, वो मिल्की व्हाइट अपीयरेंस ले लेगा। ठीक है, तो ये मिल्की व्हाइट अपीयरेंस इस बात को कंफर्म कर रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है। और वो तभी पॉसिबल है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन हुआ हो। तो जो गैस रिलीज हुआ है ब्रीदिंग आउट में, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे कंफर्म करने के लिए हम लोग ये वाला रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है,
मिल्की व्हाइट अपीयरेंस होगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट थोड़ा ज्यादा ग्लो कर दिया तो फिर ये मिल्की व्हाइट अपीयरेंस में खत्म हो जाता है और वो नॉर्मली फिर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, नॉर्मल वाटर के जैसा। इसका रीजन ये है ना कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इनसोल्यूबल इन वाटर, ऑब्वियसली चौक वगैरह घुल तो नहीं जाता ना पानी में, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, तो इसलिए उसके क्रिस्टल्स व्हाइट अपीयरेंस देते हैं। अगर घुल जाएगा तो फिर काहे का व्हाइट रहेगा, राइट। लेकिन जैसे ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है फिर ये रिएक्शन ना दूसरे ढंग से होता है और कैल्शियम कार्बोनेट के जगह फिर फॉर्म होने लगता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaHCO3, जो कि वाटर सल्यूबल होता है। दिस इज वाटर इनसोल्यूबल। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज वाटर सल्यूबल, तो उसमें डिजोल्व हो जाता है और फिर वो व्हाइटिश अपीयरेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। बट कुछ समय के लिए आपको मिल्की व्हाइट अपीयरेंस दिखेगा, कंफर्मिंग दैट द गैस वाज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन था जिससे हम लोगों ने सिलिकेट लाइम फॉर्म किया, ठीक है। और उसका यूज फिर ये रहा। तो जब हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना, इसी से करेंगे ना, राइट। ये आपका चूना पत्थर था, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, उसे पानी में डाला, अब उससे व्हाइट वॉशिंग करेंगे, ठीक है। व्हाइट वॉशिंग करेंगे तो क्या होगा, दीवार पर क्या चढ़ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो दीवार पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ है वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कुछ दिन के बाद, एक दो दिन में जब वो व्हाइट वॉशिंग सूख जाएगा, राइट, तो आपको एक पतला सा व्हाइट कलर का लेयर चढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। दैट इज नथिंग बट कैल्शियम कार्बोनेट। तो व्हाइट वॉशिंग का ट्रिक यही है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का तो रिएक्ट कर रहा है और उस दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट का एक लेयर बना दे रहा है, ठीक है। तो पहले के जमाने में हम लोग यही काम करते थे। अब हमारे पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं इसके, तो अब हम लोग वॉल पुट्टी या ऐसी ऐसी चीजें करवाते हैं, ठीक है। बट पहले के जमाने में या अभी भी गाँव गाँव में बहुत जगह पर होते हैं, ठीक है। क्लियर, ठीक है। ये सारी चीजें हमेशा ध्यान रखना, खासकर ये वाले रिएक्शन, दे आर वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स, दो या दो से ज्यादा, विल कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। कोई सा भी तुम एग्जांपल ले लो जिसमें दो रिएक्टेंट्स है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे तो मेटलिक ऑक्साइड बनेगा, दो रिएक्टेंट लिया एक प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ऐसे जितने भी रिएक्शन है सबके सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में खासकर जो रिएक्शंस दिए हुए हैं एग्जांपल्स के तौर पे, उन्हें तो ध्यान में रखना ही रखना है। उसके अलावा जितने ज्यादा हो सके आपको ध्यान में रखना है। अब ये फिर से बोल रहा हूँ, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो चार ऑप्शंस में तो क्लियरली दिख जाएगा ना यार कि इसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें दो बन रहे हैं, या दो, इसमें कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो बड़े आराम से हम लोग पता लगा पाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, decomposition reaction. Decomposition reaction is nothing but the exact opposite of combination reaction, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जुड़कर कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे एक रिएक्टेंट डीकम्पोज होगा यानी कि टूटेगा और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स, पहले डेफिनेशन लिख लो। व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन single reactant or substance, whatever you wish to say, decomposes to form two or more than two products, ठीक है। बात क्लियर है, राइट। अभी कैल्शियम कार्बोनेट को ही ले लो, सॉल्ट है ये, इसे जब हम लोग हीट करते हैं ना, हीट, देखो जब ये वाला सिंबल है तो इसका मतलब है कि हीट का एक्सचेंज हो रहा है, या तो हीट दिया जा रहा है या हीट लिया जा रहा है।
फिलहाल ये रिएक्टेंट साइड में, मतलब हीट हम लोग दे रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो इसी में हम लोग हीट करते हैं तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। अभी इसका नाम क्या था, क्विकलाइन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक सब्सटेंस होता है लेड नाइट्रेट PbNO3 कैसे फॉर्म होगा, लेड का आयन होता है Pb+2, याद रहे लेड दो आयन्स बनाता है, एक +2 वाला और एक +4 वाला, ठीक है। फिलहाल हम लोग +2 वाले की बात कर रहे हैं, और नेगेटिव में आयन है NO3 माइनस, नाइट्रेट है, राइट। अब ये इधर +2 है और इधर -1 है, हमें तो न्यूट्रल चाहिए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज न्यूट्रल। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका तो एक ही रखेंगे पर इसका दो ले लेंगे, तो हो जाएगा एक दो, इधर दो प्लस इधर दो माइनस हो जाएगा और कंपाउंड बन जाएगा PbNO3 ये हम लोगों ने पूरा ये आयन दो दो ले लिया है ना, तो इसीलिए पूरे पर दो डालेंगे, राइट। ये टू नाइट्रोजन पर भी एप्लीकेबल है और ऑक्सीजन पर भी एप्लीकेबल है, दैट्स व्हाई द ब्रैकेट, राइट। ये जब डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है, ये बनाता है PbO2 लेड का ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो यहां पर देखो दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमें, राइट। तो यहां पर भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फिर सिल्वर क्लोराइड AgCl2 टूटता है तो क्या बनता है, Ag मेटल मिल जाता है हमें और मिल जाता है क्लोरीन गैस, ठीक है। इसी की जगह पर अगर AgBr रखा जाए AgBr2 तो ये टूट जाता है Ag में यानी सिल्वर और Br2 ब्रोमीन गैस। क्लोरीन गैस ग्रीन कलर का होता है, क्लोरो का मतलब ग्रीन होता है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोर का टर्म का मतलब ग्रीन होता है, तो क्लोरीन गैस का जो नॉर्मल कलर होता है वो ग्रीनिश टाइप का होता है, ब्रोमीन का थोड़ा ऑरेंज रेडिश टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो AgCl2 सिल्वर क्लोराइड टूट रहा है सिल्वर मेटल में और क्लोराइड क्लोरीन गैस में, और सिल्वर ब्रोमाइड टूट रहा है सिल्वर मेटल में और ब्रोमीन गैस में। इन दोनों रिएक्शंस की खास बात है कि ये रिएक्शन ना फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स, किसके एग्जांपल है, फोटोलिटिक। अब ये क्या होता है फोटोलिटिक, फोटोसिंथेसिस में फोटो का मतलब तो जरूर पढ़ा होगा, फोटो का मतलब लाइट, राइट। और लिसिस का मतलब क्या होता है, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। तो फोटोलिटिक जब हम लोग लाइट को यूज करके ब्रेक डाउन करवाए किसी चीज का तो वो प्रोसेस फोटोलिटिक हो जाता है। और डिकम्पोजिशन यानी कि फोटो लाइट को यूज करके हम लोग इसका डिकम्पोजिशन करवा रहे, तो ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब लाइट ही क्यों, क्योंकि जो लाइट है ना सनलाइट, उसमें फोटॉन्स होते हैं। फोटॉन्स क्या होते हैं, फोटॉन्स मानकर चलो कि लाइट एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स है जिससे कि वो लाइट बना हुआ है, ठीक है। लाइट का दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, ठीक है। पहले लोगों का मानना ऐसा नहीं था बट स्लोली दे रियलाइज कि इट शोज बोथ नेचर्स, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो उन पार्टिकल्स को हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। फोटॉन्स आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी, राइट। तो उनके पास एनर्जी होती है, तो जब वो इन पर आते हैं तो वो एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है। और ये टूट जाता है। अब एनर्जी सप्लाई करने का बहुत सारा तरीका है ना, मैं गर्म कर दूं, लाइट दूं, लाइट के पास पे तो एनर्जी ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लाइट का यूज करते हैं। तो ये रिएक्शन फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स हैं। इसमें सिल्वर के सॉल्ट्स हैं जो कि टूट रहे बाय द एनर्जी ऑफ सनलाइट। इन रिएक्शंस का यूज हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट के लिए करते हैं, ठीक है। ये सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड जो है ये कंपाउंड्स फोटोग्राफिक प्लेट्स में यूज होते हैं, ठीक है। नेगेटिव्स देखें, नेगेटिव्स पुराने जमाने में काला कलर का एक फीता टाइप का रिबन होता था जिसमें फोटोज बने होते थे ब्लैकिश ब्लैकिश टाइप, ठीक है। तो उनको ना प्रॉपरली वॉश वॉश करना पड़ता था, एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता था उनसे फोटो ऑब्टेन करने के लिए, उनमें किसी स्टेप में इनका यूज होता है, ठीक है। So that is photolytic decomposition.
एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, ठीक है, या उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस तो आपने पढ़ा ही होगा, जैसे वाटर का करवा सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, दूसरे पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, ठीक है, या किसी का भी करवा सकते हैं। तो वो इलेक्ट्रोलिसिस है, वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर रहे हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्ट। तो वो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, ये फोटोलिटिक हुआ, ये थर्मल हुआ, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हीट ही कर, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, राइट। तो ये सब अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जो बुक में दिए हैं वो तो 100% ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और देखो देखो कुछ रिएक्शन है ना जो कि बस सिंपल रिएक्शन, उसका बहुत सारा कमर्शियल यूज नहीं है या हमारे काम का नहीं है, तो हम लोग उस पर थोड़ा ध्यान कम देते हैं। लेकिन जो रिएक्शन हमारे काम का है, हमारे डेली लाइफ स्टाइल में उसका यूज आ रहा है, तो उन रिएक्शन पर ध्यान देना बनता है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी को ले लो, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब बहुत सारे जो सिरप्स आते हैं, दवाइयां, उनके बॉटल्स ब्लैक कलर के होते हैं, कभी सोचा है क्यों, राइट। कभी उस पे एडवाइजरी भी लिखी होती है, अगर ध्यान से पढ़ा हो तो, कि कीप द बॉटल इन डार्क, राइट, या अवे फ्रॉम सनलाइट। रीजन ये है भाई कि सनलाइट आएगा ना, तो हो सकता है कि उसके अंदर के कंपाउंड्स का कुछ तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या कुछ हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि वो रिएक्ट करके कुछ अलग ही सब्सटेंस बना दे, जो कि बॉडी के लिए वो फायदेमंद ना हो, उल्टा हानिकारक हो जाए, टॉक्सिक हो जाए। ऐसी चीजें हमें नहीं चाहिए ना। इसका एक बहुत सही एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का तो नाम सभी ने सुना होगा, क्लोरोफॉर्म, CHLOROFORM। क्लोरोफॉर्म, इसका फॉर्मूला, एनीवन एनी आइडिया? क्लोरोफॉर्म फॉर्मूला होता है इसका CHCl3, 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है। मीथेन CH4, मीथेन में एक हाइड्रोजन एटम हटाएंगे और एक क्लोरीन ऐड कर देंगे, फिर एक और हटाएंगे, एक और क्लोरीन ऐड कर देंगे, फिर एक और हाइड्रोजन एटम हटाएंगे और एक और क्लोरीन एटम ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा CHCl3, दैट इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म मूवीज में देखा ही होगा, रुमाल पे ऐसा छिड़कता है, फिर जाकर ऐसा नाक पे लगाता है और बेहोश कर देता है, ठीक है, दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है ये पहले के जमाने में एनेस्थेसिया के रूप में यूज करते थे, ठीक है, मतलब सर्जरी वगैरह के पहले बेहोश करने के लिए पेशेंट को पीपल यूज्ड क्लोरोफॉर्म। अब उस समय एडवांस एनेस्थेसिया वगैरह ऐसी दवाइयां नहीं थी, तो उस समय वही यूज होता था। प्रॉब्लम ये होता था कि कभी कभी बाय नेग्लिजेंस या शायद जानकारी के अभाव में, ठीक है, लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, जो स्टाफ होते थे वो क्लोरोफॉर्म को ऐसे ही स्टोर करके कैसे भी रख देते थे विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयर कि वो ब्लैक बॉटल में है या नहीं, या सनलाइट में एक्सपोज्ड है या नहीं। होता ये था कि क्लोरोफॉर्म अगर सनलाइट में रख दिया जाता है तो सनलाइट से वो जो क्लोरोफॉर्म है ना, इसके मॉलिक्यूल्स टूट टूट के किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक ऐसे गैस में जिसका नाम है फॉस्जीन। फॉस्जीन गैस, आप लोग का काम रहा फॉस्जीन का फॉर्मूला पता करो, ठीक है। फॉस्जीन गैस टॉक्सिक होता है, फेटल हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या था, हमें करना था पेशेंट को बेहोश। होगा क्या, तो पेशेंट बेहोश तो होगा लेकिन दोबारा उठेगा नहीं, राइट। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स देखे गए थे हिस्ट्री में, लेकिन फिर इन्हें सॉल्व कर लिया गया, ठीक है। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स पता चले उनका सोल्यूशन भी ढूंढ लिया गया, राइट। तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो इसीलिए इन चीजों का काफी ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना है कि जब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, बेकार है, right? हर चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, राइट। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। आगे बढ़ते हैं। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट लगे, डू नॉट हेजिटेट टू नोट डाउन, वीडियो पॉज करो और नोट कर लिया करो, ठीक है, मिस नहीं करना। तो नेक्स्ट वन वुड बी आफ्टर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नाम ही से कुछ तो समझ में आ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट, चीजें डिस्प्लेस हो रही हो, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, दो रिएक्टेंट्स होंगे, इसमें एक रिएक्टेंट दूसरे का मेटल वाला पार्ट है या इवन नॉन मेटल वाला पार्ट है, मतलब एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसके जगह पर खुद जाकर बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसमें शर्त यह है कि जो
एलिमेंट जिसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। ठीक है, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही दूसरे को डिस्प्लेस कर पाए, जो कम रिएक्टिव होगा वो डिस्प्लेस कर ही नहीं पाए। राइट, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी। ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, बैरियम, ऐसा ऐसा। ठीक है, आते हैं। फिर जिंक मिलता है, आयरन मिलता है, एक जगह पे फिर हाइड्रोजन भी मिलता है। हाइड्रोजन के नीचे कुछ और मेटल्स मिलते हैं, लेड हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया। राइट, उसके लिए तो ये जो पूरा सीरीज बना, ठीक है, ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे हम लोग नीचे आ रहे, मेटल्स की रिएक्टिविटी घटते जा रही। ठीक है, जो मेटल जितना ऊपर है उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन जो है उसको हम लोग एक रेफरेंस के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, क्या है कि ऊपर से कुछ बहुत सारे मेटल्स हैं, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, राइट, सॉरी बैरियम हो गया, स्ट्रॉन्सियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, ऐसा ऐसा आएंगे। जिंक मिलेगा, फिर आयरन मिलेगा, एक जगह पे हमें हाइड्रोजन मिलेगा। राइट, हाइड्रोजन काफी इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है, लैंडमार्क टाइप का। ठीक है, उसके नीचे वापस से आएंगे तो फिर से लेड वगैरह, लेड, गोल्ड, या जो इनर्ट मेटल्स है जो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते वो मिलेंगे। राइट, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड सो ऑन। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है, ये एक लैंडमार्क की तरह काम कर रहा है। इसके जो ऊपर जो मेटल्स है वो हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे में वो नहीं कर सकते। राइट, और अब जैसे हम लोग कंपेयर करें जिंक को और आयरन को, तो जिंक ऊपर है ना, तो जिंक आयरन को उसके सॉल्ट से रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आयरन जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, कैल्शियम सोडियम को कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को नहीं कर सकता है, लाइक दैट। आई बात समझ में? तो हमें ऐसे ही चल। तो इसके कुछ एग्जांपल्स क्या होंगे, जिस डेफिनेशन में लिख लोगे कि हाईली या हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेज या रिप्लेसेज, जो भी चाहो, लेसर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट। राइट, अब जैसे अगर हम लोग रिएक्शन करवाएं जिंक प्लस फेरस सल्फेट FeSO4, ये आयरन का सॉल्ट है। जिंक और आयरन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक, ऑब्वियसली। जिंक क्या करेगा, आयरन को जाकर रिप्लेस कर देगा, तो मिल जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस आयरन Fe। ठीक है, फोर डिस्प्लेसमेंट। ब्लू विट्रियोल और ग्रीन विट्रियोल वाला रिएक्शन बताया था। ब्लू विट्रियोल क्या होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं आयरन से। कॉपर बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, क्या बनाएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर मेटल हमें अलग से मिल जाएगा। राइट, डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ब्लू विट्रियोल से बन गया ग्रीन विट्रियोल। इसका सोल्यूशन का कलर ब्लू होता है, उसके सोल्यूशन का कलर ग्रीन होता है। ठीक है, अगर इसी का हम लोग उल्टा कर दे, सॉरी यहाँ पर FeSO4 नहीं होगा भाई, यहाँ पे सिर्फ Fe होगा। ठीक है, FeSO4 तो बन रहा है। अगर मैं इस रिएक्शन का उल्टा कर देता, मतलब जिंक सल्फेट का रिएक्शन करवाता आयरन से, ठीक है, तब क्या होता, क्या आयरन जिंक को रिप्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन सिंपली होगा ही नहीं। ठीक है, नो रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट, जो मेटल्स होते हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अगर मैं जिंक का रिएक्शन करवा दूं किसी एसिड से, लेट्स से H2SO4 से, तो क्या करेगा, जिंक तो हाइड्रोजन के ऊपर है, राइट, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा जिंक सल्फेट, और साथ में रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। राइट, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन गैस को कंफर्म कैसे करेंगे, जहां से गैस रिलीज हो रहा है वहां पे एक माचिस जलाएंगे और लेकर जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन विल बर्न विद पॉप साउंड। ये पॉप साउंड कंफर्म करेगा कि द गैस इज हाइड्रोजन। राइट, तो यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। नॉन मेटल्स का भी डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर मैं रिएक्शन करवा दूं पोटेशियम ब्रोमाइड का क्लोरीन के साथ, ठीक है, तो अगर हैलोजन वाला ग्रुप याद करो, 17th ग्रुप पीरियोडिक टेबल में सेकंड लास्ट ग्रुप, लास्ट ग्रुप होता है नोबल मेटल्स का, उसके जस्ट पहले वाला ग्रुप है हैलोजन ग्रुप।
राइट, हैलोजेंस। तो क्या क्या होता है इसमें ऊपर से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे जैसे नीचे आते हैं ना, रिएक्टिविटी घटती है। तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन को रिप्लेस कर सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन को कर सकता है, ब्रोमीन आयोडीन को कर सकता है, लेकिन इसका रिवर्स नहीं होगा, क्लोरीन सोडियम को रिप्लेस नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसमें क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर सकता है बड़े आराम से। तो क्या बन जाएगा, KCl प्लस Br। ठीक है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहां से क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, दीज ऑल आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ एक एलिमेंट जो कि ज्यादा रिएक्टिव है खुद से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहां पर एक ही बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, वो कुछ नहीं है, उसमें दो सॉल्ट्स लेंगे, यहाँ पर हम लोग दो सॉल्ट्स नहीं ले रहे। सॉल्ट एक है, दूसरा बस मेटल या एलिमेंट, वहां पे हम लोग सॉल्ट ही दो ले लेंगे और दोनों का जो मेटल वाला पार्ट है वो एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे मैं जिंक सल्फेट ले लूं और यहाँ पे आयरन सल्फेट ले लूं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जिंक लिया है ना, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अगर जिंक सल्फेट ले लूं और फेरस सल्फेट ले लूं, तो क्या करेगा, जिंक आयरन की जगह चला जाएगा और आयरन जिंक की जगह आ जाएगा। ठीक है, पर कोशिश करना है कि दोनों सॉल्ट अलग अलग ले, एक में तुम नाइट्रेट ले लो या क्लोराइड ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन उसका कुछ तो सॉल्ट होना चाहिए। KCl हो गया, K2SO4 हो गया, जो भी हो गया, और दूसरा हो गया उस उधर भी कुछ सल्फेट या नाइट्रेट कुछ ले लेना है, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। तो वो हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, वो कुछ बहुत अलग चीज नहीं है, बस यही चीज है, बस उसमें दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दे। यहाँ पे दोनों नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ जिंक इसको कर रहा है, लेकिन ये भी इसको कर दे, ये भी इसको कर दे, तो वो रिएक्शन हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दैट्स इट। इतनी ही बातें हैं, कुछ बहुत टफ चीजें तो है नहीं, बहुत सिंपल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफ यू विश प्लीज नोट इट डाउन। राइट, पॉज करो और नोट कर दो, आगे बढ़े। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो बहुत सिंपल है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, एक्सो का क्या मतलब होता है, बाहर, राइट, आउट। एक्सो का मतलब बाहर, और एंडो का मतलब अंदर, और थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। तो ये जब हीट अंदर जाए, मतलब हीट दिया जाए, तो वो रिएक्शंस हो जाते हैं एंडोथर्मिक, और जब हीट रिलीज हो तो वो रिएक्शंस हो जाते हैं एक्सोथर्मिक। देखो केमिस्ट्री अल्टीमेटली एनर्जी का ही खेल है। केमिस्ट्री में जो भी हो रहा है, हर एक चीज एनर्जी को ही बैलेंस करने के लिए हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हर यूनिवर्स में हर मैटर का एक ही गोल है, स्टेबिलिटी अचीव करना। ठीक है, और एक रूल हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी लेवल की। एनर्जी जितनी कम, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, एनर्जी जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतना ही कम। ऑब्वियसली जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगी वो उछल कूद ज्यादा करेगा, स्टेबल कम होगा। जिसके पास एनर्जी कम होगी वो शांति से बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, तो यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल चाहता है कि हम अपना एनर्जी लेवल कम कर दें। ठीक है, तो अल्टीमेटली केमिस्ट्री में जो भी हो रहा है सब एनर्जी लेवल को डिक्रीज करने के लिए हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन गोल यही है। ठीक है, कि कम से कम पहले जितना था उसके रिस्पेक्ट में एनर्जी लेवल कम कर पाए। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो फॉलो होना है। तो अगर कहीं एक जगह से एनर्जी घटती है तो वो एनर्जी किसी और फॉर्म में कहीं और चली जाती है, तो एक जगह घटेगा दूसरे का बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी है। ठीक, सो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक उस रिएक्शन को बोलेंगे जिसमें हीट रिलीज हो रहा है, सो दिस विल इन्वॉल्व रिलीज ऑफ हीट। ठीक है, जबकि इसमें हीट विल बी गिवन। ठीक है, हीट विल बी गिवन, है ना। इसमें हम लोग रिएक्टेंट्स लेंगे और प्लस थोड़ा सा हीट लेंगे और हमें मिलेगा, सॉरी इसमें हीट नहीं लेंगे, इसमें हीट निकलेगा, तो प्रोडक्ट्स मिलेंगे और साथ में मिलेगी थोड़ी सी एनर्जी। एनर्जी लिखना बेटर है, राइट। जरूरी नहीं है कि हीट ही मिले, और भी फॉर्म्स में मिल सकता है। और इसमें क्या होगा, हम लोग रिएक्टेंट्स लेंगे
और साथ में थोड़ा सा हीट देंगे और हमें मिलेंगे प्रोडक्ट्स। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कोई खास कारण ये है कि एनर्जी को तो बैलेंस आउट करना है, ठीक है। देखो होता क्या है रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनमें चेंजेस तो हो रहे होंगे ना, एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स वगैरह निकल के कहीं और जा रहा होगा, बॉन्ड्स टूट रहे होंगे, बन रहे होंगे, दो काम हो रहे हैं, बॉन्ड्स बन टूट रहे और बन रहे। पहले से जो बॉन्ड्स थे वो टूटे और नए बॉन्ड्स बने। तो होता क्या है कि जब बॉन्ड्स बनते हैं ना तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। बॉन्ड्स का बनना एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड्स बनने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है घट रही, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी बढ़ी होगी तो एनर्जी घटी होगी, राइट। तो बॉन्ड बना, उस मॉलिक्यूल का एनर्जी घटा तो वो एनर्जी कहां जाएगा, बाहर रिलीज होगा। तो बॉन्ड्स का बनना इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, लेकिन बॉन्ड का टूटना इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर बॉन्ड टूटेगा, राइट। इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट ऑलवेज एंडोथर्मिक, हमें हीट देना पड़ रहा है, चाहे वो फोटोलिटिक हो, लाइट के टर्म्स में हो या हीट के टर्म्स में हो या इलेक्ट्रोलिसिस के टर्म्स में हो, लेकिन हमें हीट देना पड़ रहा है क्योंकि वहां पे बॉन्ड्स टूट ही रहे हैं मेनली। लेकिन रिएक्शंस में नॉर्मली कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ बनते हैं। अब मान लिया जाए कि बॉन्ड्स कुछ टूटे, पहले तो टूटेंगे फिर बनेंगे, राइट। बॉन्ड्स टूटे तो कुछ हीट हमें देना पड़ा होगा और बॉन्ड्स बने तो फिर कुछ हीट रिलीज हुआ होगा। अब दोनों में से किसका अमाउंट ज्यादा है यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। अगर बॉन्ड टूटने से में यूज होने वाली एनर्जी बॉन्ड बनने से रिलीज होने वाली एनर्जी से ज्यादा है तो नेट क्या हो रहा है, नेट हमें एनर्जी देना पड़ रहा है। मान लिया कि 10 जूल दिए थे बॉन्ड टूटने के लिए और बॉन्ड इतने ही बने कि मुझे वापस 8 जूल मिले, मैंने 10 जूल दिया, वापस कितना मिला, 8 जूल। तो नेट मुझे क्या पता चलेगा कि मैंने 2 जूल हीट दिया था। तो जो नेट रिएक्शन होगा वो एंडोथर्मिक होगा। देखो हर रिएक्शन में हीट इन्वेस्ट भी होगा और रिलीज भी होगा, लेकिन ज्यादा कौन है इसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन एक्सोथर्मिक है और कौन एंडोथर्मिक, राइट। तो अगर और इसका उल्टा हो जाए, हो सकता है कि बॉन्ड टूटने में 8 ही जूल एनर्जी लगा लेकिन जो नए बॉन्ड्स बने उस उनसे 10 जूल एनर्जी रिलीज हुई, तो नेट मुझे 2 जूल का फायदा हुआ ना, गेन हुआ। तो अब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो किसकी एक्टिविटी ज्यादा है उस दैट डिटरमिन्स कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक यानी हीट रिलीजिंग या हीट कंज्यूमिंग, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो क्या सीखा, बॉन्ड्स का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बॉन्ड्स फॉर्मेशन, और एंडोथर्मिक में बॉन्ड्स का ब्रेकिंग, टूटना, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। ठीक है, और इसमें जो नेट हीट का जो ट्रांजैक्शन होता है ना, जो नेट हीट का अमाउंट होता है वो हम लोग नेगेटिव में मानते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक में नेगेटिव हीट एक्सचेंज होता है, ठीक है, जबकि एंडोथर्मिक में पॉजिटिव होता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो जो भी सिस्टम हम लोग ले रहे हैं रिएक्शन में, रिएक्टेंट्स जो भी है, सिस्टम के पास पहले से कुछ हीट होगा, बॉन्ड्स केमिकल एनर्जी के फॉर्म में पहले से स्टोर्ड होगा, राइट। अब अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है तो हीट रिलीज हो रहा है ना, तो हुआ क्या होगा, उस सिस्टम का हीट एनर्जी लेवल कम क्या होगा, जितने से कम है वही एनर्जी तो रिलीज हो रही है बाहर। एंडोथर्मिक में क्या होगा कि पहले से हीट था, मैं और हीट दे रहा हूँ, पहले से कुछ एनर्जी थी, मैं और एनर्जी सप्लाई कर रहा हूँ, तो एनर्जी सिस्टम में ऐड हो रही होगी तो एनर्जी लेवल बढ़ गया होगा। तो हम लोग नेट क्या देखेंगे, पहले से एनर्जी लेवल बढ़ गया तो चेंज क्या हुआ, पॉजिटिव चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल का वैल्यू ज्यादा है इनिशियल के से, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे पॉजिटिव आएगा। एक्सोथर्मिक में क्या है, फाइनल एनर्जी लेवल कम है, पहले ज्यादा थी, घट गई ना तभी तो एनर्जी रिलीज हुआ, राइट। तो फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक में हीट का एक्सचेंज नेगेटिव में आता है जबकि एंडोथर्मिक में पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई, कुछ एग्जांपल्स,
तुम कोई भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ले लो, सब के सब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। या अभी बताया था कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम प्लस वाटर फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेटेड लाइम, वो रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक था। तो ये सारे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। या आप रेस्पिरेशन को ले सकते हैं एग्जांपल में, रेस्पिरेशन एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए यूज हो रहा है ना, ठीक है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देन रेस्पिरेशन, ठीक है। एटीपी मिलता है हमें रेस्पिरेशन में। फिर अभी जो CaOH होल 2 का फॉर्मेशन बताया था, स्लेटेड लाइम का फॉर्मेशन, ये सारे रिएक्शंस एक्सोथर्मिक, इनमें हीट रिलीज हो रहा है। जबकि एंडोथर्मिक सारे के सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट को भी हम लोगों ने डिकम्पोज किया था, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला था और कार्बन डाइऑक्साइड मिला था। तो वो रिएक्शन डिकम्पोजिशन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स बताए, वो भी एंडोथर्मिक है, राइट। कई बार रिएक्शंस बड़े अपैरेंट होते हैं इन टर्म्स में, आपको बड़े क्लियरली दिख जाएगा कि हीट इन्वेस्ट हो रहा है या हीट रिलीज हो रहा है, राइट। लेकिन कई बार बाहर से पता नहीं चल पाता, तो फिर हम लोग को प्रिसाइजली देखना पड़ता है। कई बार आपको क्या होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कंटेनर को टच करके देखते हैं तो वो थोड़ा ठंडा हो जाए, आपको बाहर से कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन कंटेनर पहले के मुकाबले ठंडा फील होगा, तो मतलब हीट रिलीज हुई होगी, राइट। कई बार हल्का गर्म फील होगा, राइट। हो सकता है कि लाइट रिलीज हो, ठीक है, लाइट रिलीज हो रही है तो वो भी एनर्जी ही है, ठीक है, तो वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। तो अलग अलग तरीकों से पता किया जा सकता है। अगर चेंज बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर हम लोग कुछ प्रिसाइज थर्मोमीटर्स जो कि बहुत एक्यूरेटली हीट मेजर कर सके उनका यूज कर सकते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए, राइट। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट ये याद रखना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, रेस्पिरेशन, ये सारे रिएक्शन आर ऑलवेज एक्सोथर्मिक। डीकंपोजिशन रिएक्शन सारे के सारे एंडोथर्मिक है, होने भी चाहिए, उनमें बॉन्ड्स टूट रहे हैं, मॉलिक्यूल्स टूट रहे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा ना, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है। जब भी डेफिनेशन वगैरह लिखो या फीचर्स लिखो, एग्जांपल्स पक्का दे देना, कोई भी एग्जांपल उठा के दे दो यार, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट वाला दे दो, लेड नाइट्रेट वाला दे दो, सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड वाला दे दो, कोई सा भी दे दो, राइट। चलो आगे बढ़े। टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो यहाँ पे खत्म होता है, राइट। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम लोगों ने देख लिए। आई होप कि बातें बड़े आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये बहुत सिंपल बातें थी। एक कॉन्सेप्ट होता है एक्टिवेशन एनर्जी का, जो कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को समझने में आपकी हेल्प करेगा। मैं एक छोटा सा सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूं, ठीक है। सो मस्ट वॉच दैट वीडियो, उससे आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। जितना बता दिया है उतना ऐसे क्लास 10th के लेवल पे काफी है, बोर्ड्स के लेवल पर काफी है, पर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, कुछ ज्यादा करना चाहते हैं, तो फिर वो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो आप वो वाला भी वीडियो देख लेना, ऑलराइट। फिलहाल ये क्वेश्चन आपको दिया था, इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। आई होप कि आपका जो भी आंसर आया था वो सही था, वो मैच कर लेना है। क्वेश्चन क्या था कि 2.4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 2.4 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं 10 ग्राम ऑक्सीजन से, राइट। तो कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, है ना। किस टाइप का रिएक्शन है ये, जल्दी से। दो रिएक्टेंट्स है, एक प्रोडक्ट है, क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहला काम बैलेंस करना, बैलेंस करते हैं 2, दिस विल बी MgO नॉट MgO2, क्योंकि Mg2 प्लस होता है और O2 माइनस होता है, तो एक एक से ही न्यूट्रल हो जाएगा, तो MgO होगा, MgO2 नहीं होगा। इधर दो ऑक्सीजन एटम्स है, इधर भी दो करना पड़ेगा, दो मैग्नीशियम हुआ तो इधर भी दो मैग्नीशियम करना पड़ेगा, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो मोलर रेशियो क्या हुआ, 2:1:2, ठीक है। लेकिन हमें तो मास के टर्म्स में चाहिए। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है, 24 ग्राम, ठीक है। तो खैर हमें लेना तो 2 मोल है, राइट। तो 2 × 24 ग्राम वुड बी 48 ग्राम। ऑक्सीजन का 1 मोल 32 ग्राम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का 2 मोल कितना हो जाएगा, 24 + 16 40 ग्राम्स
मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 16, 40 ग्राम्स हुए ना, और 2 मोल बन रहे, टोटल कितने हो गए 80 ग्राम्स। ये क्या बता रहे हैं कि 48 ग्राम्स मैग्नीशियम जब तुम लोगे 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे तो कुछ नहीं बचेगा, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कोई एक्सेस रिएजेंट नहीं है, रिएक्शन कंप्लीट होगा, दोनों एक दूसरे से को कंप्लीटली खत्म कर देंगे और बनाएगा 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। 48 प्लस 32 80 ग्राम होगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो हो रहा है, सब कुछ एकदम सही है, राइट। और हम लोगों ने लिया कितना है, मैग्नीशियम लिया है 2.4 ग्राम और ऑक्सीजन लिया है 10 ग्राम। सबसे पहले क्या पता करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। 48 ग्राम को जरूरत होती है 32 ग्राम की, तो 2.4 ग्राम को कितने की जरूरत होगी। अभी एक कॉमन सेंस लगाकर सोचो कि 48 ग्राम को जरूरत है 32 ग्राम, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत कम है अगर मास के टर्म्स में देखें तो, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, ठीक है। तो स्मार्ट बच्चे यहीं से देखते हुए समझ जाएंगे कि ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है, राइट, पक्का लिमिटिंग रिएजेंट मैग्नीशियम ही होगा, यही खत्म होने वाला। कंफर्म भी कर लेते हैं, 48 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो 2.4 ग्राम कितने से, पहले 1 ग्राम का निकाल लो, 1 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा 32/48, राइट, ऑक्सीजन। ये कितना हो गया आपका, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 2 2 जा 4 और ये 3, यानी कि 2/3 ग्राम, राइट। तो 2.4 ग्राम कितने से करेगा, 2.4 ग्राम करेगा 2/3 इंटू 2.4 ग्राम से, ये आपका हो गया 0.8 इंटू 2 1.6 ग्राम ऑक्सीजन, राइट। ओनली 1.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी यूज। देखो कितना कम आ गया ना, 2.4 से तो कम ही है, तो ऑक्सीजन की जरूरत कम है, 10 ग्राम में से सिर्फ 1.6 ग्राम ऑक्सीजन यूज होगा, राइट, और ये पूरा का पूरा यूज हो जाएगा 2.4 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। तो अमाउंट इसी से हम लोग डिटरमिन करें, राइट। तो 48 ग्राम में ये कितना मिलता है 80 ग्राम, तो 2.4 ग्राम में वो कितना मिल जाएगा, ये हम लोग फटाक से निकाल लेते हैं, जिस तरीके से ये निकाला। 2.4 ग्राम मैग्नीशियम से हमें कितना मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड 80 ग्राम, वो 1 ग्राम से कितना मिलेगा 80/2.4 ग्राम, और हमें निकालना कितने से 2.4 ग्राम, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें 80 ग्राम 48 ग्राम से मिलता है ना, तो 48 ग्राम मैग्नीशियम से हमें मिलता है 80 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम से कितना मिल जाएगा 80/48 ग्राम, और हमें निकालना कितना है 2.4 ग्राम का, तो 2.4 ग्राम से कितना मिल जाएगा 80/48 इंटू 2.4 ग्राम, राइट। 2.4 से ये 20 टाइम्स कटेगा, 20 टाइम्स कैसे, 2.4 टू जा 4.8 और इंटू 10 कर देंगे तो 48, तो 2 इंटू 10 20, और 20 से 80 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कितना मिलने वाला है, मात्र 4 ग्राम, ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और इसका यूज होगा सिर्फ 1.6 ग्राम, यानी कि 8.4 ग्राम आपका बचा हुआ रह जाएगा, लेफ्ट अनरिएक्टेड, ठीक है। द आंसर इज 4 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म, ठीक है। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर से देख लो रिमाइंड, ठीक है, समझ जाओ तभी आगे बढ़ो, राइट। नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन भी जल्दी से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में रिएक्शन दिया है एल्यूमिनियम और क्लोराइड के बीच का, क्लोरीन गैस का, और बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। हम लोगों ने 34 ग्राम एल्यूमिनियम लिया है और 39 ग्राम क्लोरीन गैस, और पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड गैस कितना बनेगा। वैसे ही करना है, एल्यूमिनियम का मास होता है 27 ग्राम, 2 मोल्स है तो कितना हो जाएगा 54 ग्राम्स, और क्लोरीन गैस का मास होता है 71 ग्राम, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 55.5 यू, तो मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा इंटू 2 71 यू, तो मोलर मास कितना हो जाएगा 71 ग्राम। यहाँ पे 3 मोल्स हैं बैलेंसिंग के अनुसार, तो 71 इंटू 3 कितना हो जाएगा 213, राइट, ग्राम्स।
है ना, 71 into 3 213। इधर कितना मिल जाएगा हमें, एल्यूमिनियम का 27 और Cl3 यानी कि Cl3 कितना हो गया 106.5 प्लस 27 यानी कि 133.5 और 2 मोल है तो इंटू 2 हाउ मच 267 ग्राम। इन दोनों को ऐड करके देखो 267 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ी है। एल्यूमिनियम क्लोराइड का मास 27 प्लस 106.5 कितना हो जाएगा 0.5 133.5 और इसको फिर इंटू 2 कर देना है तो 267 ग्राम। ये तो सही लग रहा है, इधर कुछ गलती है क्या 71 इंटू 3, इधर भी सब सही लग रहा है फिर। अच्छा नहीं 54 पे 213 267 सही तो है, सब कुछ सही है, राइट, एब्सोल्युटली राइट। एल्यूमिनियम लिया कितना गया है 34 ग्राम और क्लोरीन कितना लिया गया 39 ग्राम, राइट। तो कितना एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा ये पूछा जा रहा है। देखो 54 ग्राम को जरूरत कितना है 213 ग्राम, कॉमन सेंस लगाओ 34 54 के आधे के करीब है, आधे से थोड़ा ज्यादा है, तो ये वैल्यू भी तो इसके आधे से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था ना, लेकिन ये है बहुत कम, तो इसका अमाउंट बहुत कम है, देखने से ही लग रहा है, तो ये पक्का लिमिटिंग रिएजेंट हुआ क्लोरीन गैस। तो प्रोडक्ट का अमाउंट इससे डिटरमिन होगा, कंफर्म भी कर लेते हैं। 54 ग्राम एल्यूमिनियम को कितने की जरूरत है कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए 213 ग्राम क्लोरीन गैस, राइट। 1 ग्राम को कितने की जरूरत होगी 213 बाई 54 ग्राम और 34 ग्राम को कितने की जरूरत होगी 213 बाई 54 इंटू 34 ग्राम्स, ठीक है। ये वैल्यू करीब करीब कितना हो जाएगा 17 to 27 ये करीब करीब आपका 17 into 8 136 या 140 के आसपास आ जाए, ठीक है, ऑलमोस्ट नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 140 ग्राम्स है हमारे पास कितना मात्र 39 ग्राम्स, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा, कौन क्लोरीन गैस, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। तो इसके हिसाब से हम लोग फिर पता लगा लेंगे कि कितना प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो नॉर्मली क्या होता है 213 ग्राम में हमें कितना मिलता है 267 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा 267 बाई 213 ग्राम और इतने ग्राम में कितना मिलेगा 39 ग्राम में 267 बाई 213 इंटू 39 ग्राम्स। ये जो है इसका जो भी आंसर होगा वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना ही एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें मिलने वाला, ठीक है, इतनी मेहनत तो कर लो, ये तो हो जाना चाहिए, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो ऑलरेडी थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया है, राइट। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स अब और बचे हुए हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले टॉपिक्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले वीडियोस पे ध्यान देना, ध्यान से समझना। फिलहाल अभी तक जितनी बातें समझी उसी को अच्छे से रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो और मन लगाकर पढ़ते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो, ठीक है, थैंक्स अ लॉट।